सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बांडुरा हैं। सामाजिक अधिगम हम दूसरों के व्यवहार को देख करके जो सीखते हैं उसे सामाजिक अधिगम कहते हैं। सीखने की प्रक्रिया जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है और व्यक्ति या तो व्यक्तिगत रूप में सीखता है या सामाजिक रूप में, क्योंकि सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही प्रकार से होता है। व्यक्ति सीखने में विशेष रूप से मॉडलों के माध्यम से, अभिभावकों के माध्यम से, शिक्षक के माध्यम से उनकी बहुत सारी चीजों को उनको देख करके सीखता है और इसी को ही सामाजिक अधिगम का नाम बांडुरा ने दिया। सामाजिक अधिगम का यह सिद्धांत प्रमुख रूप से आज वर्तमान समाज में अनेक जो हम चीजों का सामाजिक रूप में सीख रहे हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी मॉडल के माध्यम से सीख रहे हैं। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत की कुछ परिभाषाएं दी हैं। लिंडगार्डन ने कहा था कि सामाजिक अधिगम प्रक्रिया संपर्क के कारण आरंभ होती है। मार्शल कहते हैं सामाजिक अधिगम किसी चुनौती या समस्या से आरंभ होती है जिसके लिए कोई तात्कालिक बना बनाया समाधान नहीं होता है। सामाजिक अधिगम के विषय में पॉलियन सीयर्स ने कहा था और 1953 में उन्होंने कि जिनके पिता प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं उनके बच्चे भी उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। यदि बच्चे का व्यवहार प्रेमपूर्ण नहीं होता है तो आगे जाकर के पिता का व्यवहार प्रेमपूर्ण नहीं होने पर बच्चे भी उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। 1964 में जब उन्होंने दूसरा एक अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि एक शिक्षक छात्र के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है, एक दूसरे को वो अपनी बातचीतों को समझ लेते हैं, तो छात्र भी निश्चित रूप से उस शिक्षक की चीज का तादात्म्य कर लेते हैं। ऐसे सामाजिक अधिगम पर अनेक प्रकार के प्रयोग हुए हैं और डॉली बॉब का एक प्रयोग था जिसमें शिक्षक ने यह देखा कि एक छोटी डॉल को शिक्षक ने उसे पीटा और पीटने के बाद में उस डॉल के साथ आक्रामक का जो व्यवहार किया, उसे बाहर अगले कमरे में एक डॉल रखी गई थी। जब बच्चे वहां से गए थे तो उन्होंने उस डॉल को बहुत तेजी के साथ आक्रामकता का बच्चों ने व्यवहार किया था और वो व्यवहार इसलिए किया क्योंकि बच्चों ने ये व्यवहार देखा था। इससे पहले शिक्षक ने किया था, इसी कारण से बच्चों ने उस व्यवहार को किया। बच्चा जैसा समाज में देखता है उसी प्रकार से वह सीखता है। समाज में जिस प्रकार की घटनाएं, जिस प्रकार के वृतांत, जिस प्रकार के परिदृश्य उसे देखने में आते हैं उसी प्रकार का वह कार्य करता है। आज समाज में अभिभावक, शिक्षक, टीवी, उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति, मित्र, भाई बहन, अभिनेता, अभिनेत्री, ये सभी मॉडल के रूप में हैं और इनके व्यवहार को बालक जो है अपनाता है। मॉडल एक तरीके से बालक जिन व्यक्तियों की व्यवहार को अपनाता है उसे मॉडल कहते हैं। और अभी मैंने उदाहरण दिए थे कि शिक्षक, अभिभावक, प्रतिष्ठित व्यक्ति, ये सब एक समाज में मॉडल के रूप में है। बालक उन चीजों को देख करके और उनके माध्यम से सीखता है। हम देखेंगे कि एक उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति जब सड़क पर गलत साइड में चलता है तो बच्चे भी, दूसरे लोग भी उसी प्रकार से अनुकरण करने लग जाते हैं। तो ये सामाजिक रूप से हम देखते हैं कि इस प्रकार का अनुकरण जब उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य गलत किया जाता है तो अनुकरण करने वाले भी व्यक्ति उसी प्रकार से करने लग जाते हैं। अभिभावक जिस प्रकार से माता पिता घर में व्यवहार करते हैं उसी प्रकार से बच्चे भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। यदि माता पिता घर में देशपूर्ण व्यवहार करते हैं तो बालकों के द्वारा भी आगे जो भी
अगले अपने साथियों के साथ भी उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं, जैसा वो देखते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं। और जिस प्रकार से समाज की चीजों को देखते हैं वैसा ही बच्चे सीखते हैं। इसलिए बालक के सामने जो भी समाज के मॉडल हैं उनके व्यवहार को अनुकरण किया जाता है। एक माँ अपने जो है पिता से यदि लड़ती है तो बच्चा भी उस चीज को सीख लेता है और आगे जाकर के उसी प्रकार का व्यवहार करता है। भाई बहन है, छोटा बालक है, वो अपने भाई बहन के व्यवहार को देख करके उसी प्रकार से वो सीखता है कि भाई बहन किस प्रकार के व्यवहार करते हैं। यदि भाई बहन आपस में लड़ते हैं और छोटा बालक देख रहा है उस चीज को, तो वो छोटा बालक भी उसी प्रकार का व्यवहार करता है। इससे ये निकलता है कि समाज से हम बहुत कुछ सीखते हैं। दादा दादी का जैसा व्यवहार होता है, यदि दादा दादी के साथ में माता पिता का व्यवहार ठीक नहीं है, या दादा दादी के साथ में उसके पोतों का व्यवहार ठीक नहीं है, और कोई छोटा बालक यदि देखता है, क्योंकि समाज में उसको एक मॉडल के रूप में माना जाता है, तो वो बालक भी उसी प्रकार का व्यवहार करता है। शिक्षक, क्योंकि शिक्षक की भूमिका कक्षा के अंदर महत्वपूर्ण एक मॉडल के रूप में होती है। शिक्षक के द्वारा जिस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, बालक भी उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। जिस शिक्षक का व्यवहार एक प्रेमपूर्ण व्यवहार होता है, तो बालक समाज में भी एक सौहार्द का व्यवहार जाकर के लेकर के जाता है। क्योंकि बालक जब जन्म लेता है पूर्णतः सहाय होता है, वो समाज के माध्यम से उसका विकास होता है, समाज की चीजों से ही उसका विकास होता है, और जिस प्रकार का वो समाज में देखता है उसी प्रकार का व्यवहार करता है। कक्षा के अंतर्गत वो शिक्षक के छात्रों के व्यवहार को देखता है, अपने साथियों के व्यवहार को देखता है, उसके माध्यम से भी उसके अंदर सामाजिक अधिगम दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। शिक्षक की यदि प्रतिक्रियाएं छात्र के साथ अंत्यक्रियाएं यदि अच्छी होती है, तो निश्चित रूप से छात्र जो है सामाजिक अधिगम के रूप में बहुत काफी अच्छे रूप में सीखता है। तो शिक्षक का व्यवहार, क्योंकि जहाँ शिक्षक की दो आंखें छात्रों को देखती है, वहाँ एक कक्षा के अंदर 200 आंखें उसे देखती हैं, उसके हर व्यवहार को, उसके कपड़े पहनने के को, उसके रहन सहन को, उसके बोलने चालने को, उसके चलने के व्यवहार को। और जिस शिक्षक इस प्रकार की चीजें ठीक नहीं होती है, तो बच्चे भी उसी प्रकार का व्यवहार करने लग जाते हैं। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो सिगरेट पीना कहाँ से सीखते हैं? वो इसीलिए सीखते हैं कि कहीं मॉडल के द्वारा उसे देखा जाता है कि वो किस प्रकार से पी रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, उस वैसे ही बच्चे भी उसी प्रकार से करने लग जाते हैं। और शिक्षक एक समाज का बहुत महत्वपूर्ण पद माना जाता है, और उस पद की सारी चीजों को समाज ये मानता है कि अच्छा सीखता है, इसलिए अधिकतर समय बच्चों का उससे शिक्षक के पास रहता है, और शिक्षक से सारी चीजों को जो है बच्चा अनुकरण करता है। जो इस प्रकार के बच्चे होते हैं, जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं, छोटी कक्षाओं के जो बालक होते हैं, वो जो है शिक्षक से ही विशेष रूप से उसकी ही चीजों का अनुकरण करके सीखते हैं। सबसे अधिक प्रभाव आज मित्र मंडली पर पड़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार के मित्र होते हैं उसी प्रकार से मित्रों में जैसा व्यवहार देखने में आता है, वो साथी उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। मित्र यदि गलत आचरण के हैं तो बच्चे भी जो है गलत प्रकार से व्यवहार करते हैं, क्योंकि गंगा का पानी यदि हम नाली में मिलाएंगे तो वो गंगा का पानी भी नाली बन जाएगा, और नाली के पानी को यदि गंगा में मिलाएंगे तो वो नाली का पानी गंगा बन जाएगा। तो जिस प्रकार की संगत में छात्र बैठेगा उसी प्रकार से उसका सामाजिक अधिगम होगा। यदि मित्र अच्छे हैं, मित्र यदि व्यवहार कुशल हैं, उनके विचार अच्छे हैं, तो निश्चित रूप से जो है मित्रों के माध्यम से वो बहुत काफी अच्छी चीजों को सीखेगा। टीवी के माध्यम से आज हम देख रहे हैं कि टीवी के माध्यम से टीवी एक मॉडल के रूप में आ रही है, क्योंकि आज जो अभिनायक और अभिनेत्री जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं उसी प्रकार का व्यवहार छात्रों के द्वारा किया जाता है। क्योंकि एक अभिनेता अभिनेत्रियों के आधार पर व्यक्तित्व का विकास किया जा रहा है। पहले महापुरुषों के आधार पर व्यक्तित्व का विकास किया जाता था। महापुरुष समाज को एक प्रकार से अच्छी चीजें आदर्श रूप में प्रस्तुत करते थे। आज अभिनेता अभिनेत्रियों के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास करने में हम अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगे हैं, और उसी आधार
पर हम व्यक्तित्व का विकास कर रहे हैं। मॉडल के रूप में हम क्योंकि बालक समाज में अपना विकास करता है, किसी न किसी को मॉडल के रूप में मानता है, चाहे वो अभिभावक को माने, चाहे वो शिक्षक को माने, चाहे अपने मित्र को माने, चाहे वो टीवी के अन्य भूमिका निर्वहन करने वाले लोगों को माने, कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति को वो मॉडल के रूप में मानता है और मॉडल के रूप में मान करके उसकी जो चीजें हैं उनको वो ग्रहण करता रहता है, अपने व्यवहार में लाता रहता है। जैसे टीवी के किसी अभिनेत्र ने मान लीजिए जिस प्रकार की गणवेश पहनी है या अभिनेता ने जिस प्रकार की गणवेश पहनी है, वो गणवेश बालक यदि पहनने लग जाता है, उसको देख करके दूसरे और बालक भी पहनना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मॉडल का प्रभाव समाज में पूरे रूप में दिखाई देने लग जाता है। जैसे जैसे नए नए परिवेश के हिसाब से नए नए वस्त्र इत्यादि जो आते हैं, उनको देख करके बालक जो है उनसे कंटिन्यूअस में उसी प्रकार से वो सीखता हुआ चला जाता है। उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति का हम देखेंगे कि यदि वो कहीं पर भी किसी भी क्रॉसिंग पर यदि प्रतिष्ठित व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करता है कि वहां लिखा हुआ है कि इस पर गाड़ी खड़ी करना वर्जित है, और जब वो देखता है कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जहां गाड़ी खड़ी करना मना है, वहां पर जाकर के यदि कार को खड़ी कर दिया जाता है, वो खड़ी करी देखता है, तो वो जाकर के खुद भी अपनी गाड़ी को लगा देता है, क्योंकि ऐसा वो देख रहा है और सामाजिक रूप से सीख रहा है। जब हमारे प्रतिष्ठित व्यक्ति कहीं न कहीं इस प्रकार के काम करते हैं, तो वो बच्चे भी उसी प्रकार से काम करने लग जाते हैं। समान उम्र के व्यक्तियों से भी जो है हम अलग अलग रूप में समान उम्र के जो होते हैं उनका विशेष रूप से बालक सामाजिक अधिगम के रूप में सीखता है, क्योंकि समान उम्र के व्यक्तियों का प्रभाव उस पर जल्दी ही आ जाता है। तो इस प्रकार से सामाजिक अधिगम को ये अनेक प्रकार की ऐसी मॉडल हैं, भूमिकाएं हैं जो उसे प्रभावित करती हैं। सामाजिक अधिगम में सहायता देने वाले कारक हैं, जिसमें नंबर 1 ध्यान है। सामाजिक अधिगम के अंतर्गत बालक ध्यान देता है, वो ध्यान से देखता है, क्योंकि बालक प्रारंभ में आता है तो उसके सामने कहीं इस प्रकार की चीजें सीखने की नहीं होती हैं, लेकिन वो ध्यान से चीजों को जब देखता है कौन किस प्रकार से क्रियाएं कर रहा है, उसी प्रकार से वो खुद भी वैसे ही क्रियाएं करता है, और ध्यान से देखने के बाद जो जो उसके दिमाग में चित्र बनते जाते हैं उन हिसाब से वो अनुकरण करता है, जहां कहीं पर उसको इस प्रकार की परिस्थितियां मिलती हैं। अनुकरण, भाषा को अनुकरण के माध्यम से ही सीखा जा सकता है। बालक विद्यालय में शिक्षक का अनुकरण करता है, घर पर माता पिता का अनुकरण करता है, कहीं मित्र का अनुकरण करता है। वो इस प्रकार से अच्छी या बुरी जो भी चीजें होती हैं उनका वो अनुकरण देख करके करता रहता है कि किस प्रकार से दूसरे लोग कर रहे हैं, क्योंकि बालक पहले से ये सारी चीजें सीख करके नहीं आता है, और वो बड़े व्यक्तियों का अनुकरण करके ही जो है सीखता रहता है। एक रूपता कि जो चीज उसको दिखाई देती है कि उसके कार्य, व्यवहार और विचार जो उसके साथ में तादात्म्य में बैठा लेते हैं, उनके साथ वो एक रूपता के साथ उसी प्रकार के एक रूपता बैठाने का प्रयास करता है। जैसे देखते हैं कि डांस के अंदर किसी भी अभिनेत्र या अभिनेता ने जैसा किया है उसी स्टेप में लेकर के उसी प्रकार से एक रूपता बैठाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मॉडल में ने जैसा किया है उसी प्रकार से बच्चे भी करने का प्रयास करते हैं। मॉडल की विशेषताएं को भी बालक जो है सीखने में सहायता लेते हैं। जिस प्रकार से मॉडल ने अपनी भूमिकाओं का निर्वहन किया है, उसी प्रकार से बालक भी जो है अपने सीखने की भूमिकाओं में उनकी चीजों को सीखते रहते हैं। निरीक्षणकर्ता की विशेषता है भी कि निरीक्षणकर्ता अर्थात जो व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण और साथ में ध्यान देता है वो निरीक्षणकर्ता कहलाता है। हम प्रत्यक्षीकरण तो करते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि सीढ़ियां कितनी हैं, हम जिन सीढ़ियों पर चल करके आते हैं तो हमें ये ध्यान नहीं रहता है, जबकि हम काफी वर्षों से चढ़ते हैं, और ध्यान नहीं देने के कारण वो निरीक्षण नहीं कहलाता है। इसलिए निरीक्षण करता जो सूक्ष्म रूप से ध्यान देता है और निरीक्षण करता है कि कौन कौन सी चीजों का हमें इन चीजों से सीखना चाहिए। जिस प्रकार से
बालक है अपने टीचर की चीज़ों का निरीक्षण करता है, इसी के साथ में प्रिंसिपल की चीज़ों का वो निरीक्षण करता है, अभिभावकों का निरीक्षण करता है, अपने दादा दादी का निरीक्षण करता है और उनसे निरीक्षण के माध्यम से वो सीखता है। प्रबलन, प्रबलन भी सीखने में सहायक होता है। सकारात्मक नकारात्मक रूप में स्किनर कहता है कि नकारात्मक प्रबलन भी एक पुरस्कार है, क्योंकि कुछ चीजें इस प्रकार की होती है कि जहां पर बालक को नकारात्मक रूप में पुनर्वलन देंगे तो ही उससे सामाजिक अधिगम ठीक रूप में होगा, और धनात्मक पुनर्वलन तो सामाजिक अधिगम रूप से सीखने में सहायक होता ही है, लेकिन नकारात्मक पुनर्वलन भी एक अच्छे रास्ते पर ले जाने में सहायक होता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि सामाजिक अधिगम का यह सिद्धांत एक दूसरे बालक को सामाजिक रूप में अंतःक्रिया और संपर्कों के माध्यम से सिखाने पर विशेष रूप से जोर देता है। सीखने की इस प्रक्रिया में हम जो दूसरों की एक तरीके से नकल करते हैं उसी को भी हम सामाजिक अधिगम के रूप में मान सकते हैं। जो दूसरों को देख करके समझ करके इस प्रकार का जो व्यवहार किया जाता है वो सामाजिक अधिगम के रूप में माना जाता है। सामाजिक अधिगम का ये सिद्धांत के बाद में समूह गत्यात्मकता, ग्रुप डायनामिक्स जो है हम देखेंगे कि किस प्रकार से समूह में गत्यात्मकता होती है। समूह किसे कहते हैं? मैकाइवर ने कहा समूह से अभिप्राय व्यक्तियों की किसी भी ऐसे संग्रह से है जो आपस में एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध में आते हैं। अर्गवाइन व निमकॉफ कहता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के निकट आते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तब वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। सापिर कहता है किसी समूह का निर्माण इस तथ्य पर आधारित होता है कि समूह के सदस्यों का कोई हित या स्वार्थ परस्पर बंधे, क्योंकि बालक में ही अपना विकास कर पाता है। बिना समूह के एकांत में किसी भी व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि एकांत में किसी भी स्थिति में किसी भी परिस्थिति में जाकर के व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। समूह में ही रह करके सामाजिक रूप में ही रह करके वो अपना विकास कर सकता है, और जब तक अंतःक्रियाएं नहीं होती है तब तक भी समूह का विकास नहीं होता है। समूह की कुछ विशेषताएं होती हैं। व्यक्तियों का संग्रह होता है। भीड़ को समूह नहीं कहते हैं। भीड़ निरुद्देश्य होता है, समूह एक उद्देश्य लेकर के चलता है। जैसे कक्षा 7 के छात्र हैं वो एक उनका समूह है, और व्यक्तियों का समूह कुछ न कुछ उद्देश्य लेकर के चलता है, और व्यक्तियों का जो ये संग्रह है इस प्रकार से वो समूह कहलाता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सामाजिक संबंध होते हैं। दूसरा जो है कि जो भी समूह होता है उसके प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उनके आपस में सामाजिक संबंध होते हैं, वही समूह कहलाता है। जिनके संबंध नहीं होते हैं वो उस प्रकार का समूह नहीं कहलाता है। एक बालक यदि अपने घर में जो है तो उसका हम सामाजिक समूह के अंदर विकास को नहीं मान सकते हैं। समूह में निकटता का संबंध होता है। जो समूह होता है उसमें आपस में लोगों में निकटता का संबंध होता है, मित्रता का संबंध होता है, सौहार्द का संबंध होता है। वे आपस में अपने समूह के एक दूसरे के संबंध होने पर ही विकास कर सकते हैं। यदि निकटता का संबंध नहीं होगा तो वो समूह नहीं कहलाएगा। करवाहट का कहीं पर भी होगा तो समूह नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो तो विभाजन हो जाएगा। समान हित, समान उद्देश्य या दृष्टिकोण होता है। समूह हमेशा एक उद्देश्य लेकर के चलता है, एक ही उसका हित होता है, एक ही दृष्टिकोण होता है। जैसे कक्षा 8 के बालक हैं उस सभी का एक ही लक्ष्य होता है, एक ही विषय वस्तु को पढ़ने का होता है, समान हित होता है। इस प्रकार से समान हित समान उद्देश्य को लेकर के ही समूह का जो है निर्माण होता है। चेतन या अचेतन रूप से व्यवहार में एकता। समूह का चेतन अचेतन रूप से आंतरिक रूप से एकता होती है। समूह में एक दूसरे में परस्पर व्यवहार में एकता पाई जाती है, और चेतन अचेतन रूप से एक दूसरे का सहयोग भी प्रदान करते हैं। पारस्परिक जागरूकता के समूह के अंदर पारस्परिक हमेशा जागरूकता रहती है और परस्परता की भावना पाई जाती है। पारस्परिक सहानुभूति होती है। समूह के अंदर
जितने भी व्यक्ति रहते हैं, कहीं एक दूसरे के दुख सुख में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होती है। यदि एक दूसरे के प्रति सहानुभूति नहीं होगी तो वो उस प्रकार से समूह नहीं कहलाएगा। तो समूह के अंतर्गत एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रहती है। एक समान मान्यता, समूह में एक समान, सभी समूह के जो लोग होते हैं उनकी एक समान मान्यता होती है। कहीं पर भी किसी भी प्रकार से यदि उनकी मान्यताएं एक जैसी नहीं होती है तो वो समूह के रूप में नहीं कहलाता है, क्योंकि समूह वही होता है जहां सभी की एक जैसी मान्यताएं होती हैं। मनोवैज्ञानिक आधार, सभी समूह के सदस्यों का एक मानसिक रूप से एकता और संगति पाई जाती है। मनोवैज्ञानिक रूप से उनका सभी का अंदर से एक जैसा लक्ष्य होता है, एक जैसा हित होता है, एक जैसी उनकी चीजें होती हैं। तो इस प्रकार से समूह जो है विभिन्न प्रकार की ये जो विशेषताएं हैं उसके अंदर ये पाई जाती हैं। विद्यालय में समूह मन का विकास कैसे किया जा सकता है? तो हम देखते हैं कि वार्षिक उत्सव के माध्यम से हम विद्यालय में समूह मन का विकास कर सकते हैं। महान व्यक्तियों के जन्म दिवसों का आयोजन करके जब छात्र एक किसी भी महापुरुष के जन्म दिवस पर बोलेंगे तो उन सभी के विचार एक जैसे आएंगे। इस प्रकार से समूह मन का विकास किया जा सकता है। अनेक दिवस व पर्वों का आयोजन करके, होली है, दिवाली है, दशहरा है, इस प्रकार से अनेक पर्व हैं, उनके समूह के विचारों को लिया जाता है। तो एक जैसे विचार जो है दूसरे के विचारों को सुन करके उसमें भी उसी प्रकार के विचार आते हैं। तो दिवस व पर्वों का आयोजन के माध्यम से भी समूह मन का विकास किया जा सकता है। पुरातन छात्र सम्मेलनों के माध्यम से भी सामूहिक मन का विकास किया जा सकता है कि जब पुराने छात्र आपस में मिलते हैं, एक दूसरे की बातें करते हैं, वो कहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्वयं क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से एक दूसरे के समूह के जो पुरातन छात्र हैं वो उनके विचारों से भी समूह का विकास होता है। विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन करने से, अनेक गतिविधियां उनको करने से, वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी, अंताक्षरी, इस प्रकार से समूह के अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के से भी समूह के मन का विकास किया जा सकता है। दीवारों पर आदर्श वाक्यों के माध्यम से भी हम आदर्श वाक्य लिख करके भी समूह के विकास कर सकते हैं। स्थायी शिक्षक की नियुक्ति के माध्यम से ही समूह का विकास हो सकता है। यदि अस्थायी शिक्षक हैं तो छात्रों में उस समूह का विकास नहीं होगा, क्योंकि वो बार बार किसी भी रूप में विघटन को देख रहा है और विघटन को देखने पर उसका जो मन है वो ठीक प्रकार से विकास नहीं कर पाएगा। छात्रावास के छात्रों में भी समूह मन का विकास किया जा सकता है कि छात्रावास में आपस में एक दूसरे से मिलजुल करके रहते हैं, एक दूसरे के साथ में उनका पारस्परिक जो है संपर्क बढ़ता है और उससे समूह के मन में एकता आती है और उनका विकास होता है। समूह या सदस्यों को प्रतिनिधि बनाने से, किसी भी एक ग्रुप बना दिया, सदन बना दिया, उनका उसको प्रतिनिधि बना दिया, तो वो प्रतिनिधि जो होता है वो सभी के समूह के मनों को लेकर के जो है उस प्रकार से अपने कार्य को करता है और आगे, क्योंकि यदि समूह के सभी के मन एक नहीं होंगे तो प्रतिनिधि के खिलाफ बोलेंगे। इसलिए समूह में यदि उसको प्रतिनिधि के माध्यम से भी हम समूह मन का विकास कर सकते हैं। साहित्यिक, सांस्कृतिक व खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के माध्यम से भी हम समूह मन का विकास कर सकते हैं कि बच्चे जब ग्रुप में भागेंगे, नाटक में, ग्रुप नाटक में, सामूहिक नृत्य में जब आपस में भागेंगे, अपने आप में भाग लेंगे तो उनके विचारों को एक जैसे रूप में मिला करके और फिर उस प्रकार से जो है अपने मन का विकास कर सकते हैं। उत्तरदायित्व का कार्य सौंप करके, जब हम छात्रों को यदि उत्तरदायित्व देंगे तो वो सभी का नेतृत्व करने के कारण उनको साथ में लेकर के चलेगा और उसमें बालक में उत्तरदायित्व की भावना का विकास तो होगा ही, साथ में उसके समूह का विकास करने की भावना का भी उसके अंदर विकास होगा। कक्षा समूह का क्या महत्व है? हम देखेंगे कि छात्रों को व्यवहार कुशल बनाने में कक्षा समूह का काफी महत्व है। तर्क, निर्णय, चिंतन आदि मानसिक क्रियाओं का विकास करने में कक्षा समूह का काफी महत्व है कि तर्क, निर्णय, चिंतन आदि के द्वारा उनका मानसिक विकास किया जा सकता है। भावी सामाजिक जीवन जीने के लिए तैयार
कक्षा समूह जो है आगे किस प्रकार से हम सामाजिक जीवन जिए, और ये कक्षा भी एक तरीके से समूह के रूप में कार्य करती है, और उससे वो सीखता है कि हम भावी समाज के लिए किस प्रकार से आगे कार्य कर सकते हैं, क्योंकि समूह में ये सारी चीजें सीखी जाती हैं। प्रेम, सहयोग आदि से आत्मत्याग की भावना को सीखता है। बालक जो है कक्षा में ही ये सीखता है कि किस प्रकार से एक दूसरे के साथ प्रेम, यदि झगड़ा करेंगे टीचर भी डांटेगा, वो कहेगा कि आप लड़ते रहते हैं, तो इस प्रकार से प्रेम, सहयोग आदि से आत्मत्याग की भावना भी सीखता है। नेतृत्व गुणों का विकास सीखता है कि किस प्रकार से वो एक लीडरशिप करे, बेहतर लीडरशिप करे, और बेहतर लीडरशिप जब कर सकता है जब वो समूह के मन के विचारों को देखता हो, क्योंकि वर्तमान समय लोकतंत्र है। लोकतंत्र में समूह के मनों को जो साथ में लेकर के चलता है वो नेतृत्व अच्छा कर सकता है। इस प्रकार की भावना भी सीखने में मिलती है। सहयोग भावना विकसित करने में भी, आपसी सहयोग की भावना विकसित करने में भी जो है समूह का काफी महत्व है। अनुकरण और प्रतियोगिताओं की आदतों का निर्माण करने में, अनुकरण करने की और प्रतियोगिताओं का आदत का निर्माण करने में कक्षा समूह का काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अधिगम की सामूहिक विधियों के प्रयोग में भी सहायक है। जितनी भी सीखने की सामूहिक विधि है वो कक्षा समूह जो है उसका विकास करने में काफी महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा में समूह गत्यात्मकता का उपयोग, समूह गत्यात्मकता सामाजिकता का विकास करती है, क्योंकि सामाजिकता की चीजों को सीखता है बालक। बालक आपस में किस प्रकार से व्यवहार किया जाए, दूसरे के साथ में किस प्रकार से रहा जाए, आदि सामाजिकता का व्यवहार को सीखता है। सहयोग की भावना सीखता है, एक दूसरे को सहयोग प्रदान करता है, एक दूसरे के कष्ट में सहयोग प्रदान करता है, एक दूसरे को कभी कोई लग जाती है तो उसमें सहयोग प्रदान करता है। कक्षा में कहीं पर भी कोई चीज उसको नहीं समझ में आई है तो वो दूसरे बालक से जाकर के समझ सकता है। एक दूसरे के सहयोग से ही जो है समूह गत्यात्मकता का उपयोग किया जा सकता है। मानसिक क्रिया में भी ये उपयोगी है कि बालक आपस में जब एक दूसरे को अपने विचारों को, अपने जो है अपने तर्क को, अपनी बात को बताएंगे तो उनसे उनका आपस में मानसिक क्रिया करेंगे तो उनका विकास होगा। व्यवहार कुशलता, समूह के माध्यम से ही वो व्यवहार कुशलता सीखता है कि समूह में लोग किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, उसी प्रकार से जो है वो बालक दूसरों के साथ व्यवहार करने की प्रक्रिया को सीखता है। प्रेरणा, समूह में ही उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। समूह आगे प्रेरित करता है, समूह आगे बालक का विकास करता है। व्यवहार कुशल व्यक्ति ही अच्छा नेतृत्व करता है। नेतृत्व करने की भी भावना जो है समूह के अंदर ही विकसित होती है, और शिक्षा में ये काफी उपयोगी होता है, क्योंकि कक्षा में मॉनिटर बना करके किसी को जो है नेतृत्व की चीज विकसित की जाती है। कहीं प्राचार्य जो होता है तो वो भी एक नेतृत्व का काम करता है। जो टीचर्स है उनको प्रभारी बना करके शिक्षा में इस प्रकार से एक समन्वय का कार्य किया जाता है, और उस समन्वय नेतृत्व के माध्यम से किया जा सकता है। मनोबल विकसित करने में कि समूह गत्यात्मकता का उपयोग मनोबल को विकसित करने में किया जा सकता है, ताकि बच्चों में कहीं पर भी किसी प्रकार की हीन भावना नहीं आए, आपसी सहयोग के साथ में रहें। इस प्रकार से शिक्षा में समूह गत्यात्मकता काफी उपयोगी है। और हम देखेंगे कि जर्मनी और जापान एक द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी स्थिति क्या थी, और समूह मन के कारण वो आज एक जैसे विचार होने के कारण आज अपने स्थान बना पाए। अन्यथा हम देखेंगे कि जो स्थिति थी युद्ध के बाद में, उनकी जो भयानक स्थिति थी, उससे उतना वो विकास नहीं कर पाते यदि समूह मन नहीं होता। समूह मन एक जैसे विचार कार्य होने से लोगों में आपस में एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से जो विनाश हुआ था, उसे से आगे फिर अपनी प्रगति की ओर गए, क्योंकि उन समूह के विचार थे। उन्होंने मिलकर के अपने विकास के बारे में सोचा, अपनी योजनाएं बनाई और इस प्रकार से अपना विकास किया। तो ये हमने अभी समूह डायनामिक्स या समूह गत्यात्मकता के बारे में अभी पढ़ा था। समस्या समाधान विधि क्या है और किस प्रकार से इसे उपयोग किया जा सकता है। वेस्ले तथा रोत्स्की कहते हैं, समस्या एक ऐसी चुनौती है
जिसका सामना करने के लिए अध्ययन तथा खोज की आवश्यकता पड़ती है। गेट्स कहता है, व्यक्ति के लिए समस्या तब उत्पन्न होती है जब उपलब्ध व्यवहारों के प्रतिमानों के माध्यम से अपने निश्चित उद्देश्य तक पहुंचने में असमर्थ होता है। योकम व सिम्पसन, किसी परिस्थिति में समस्या तब उत्पन्न होती है जब कार्य संपादन में कठिनाई का आभास हो। यह वह कठिनाई है जो स्पष्टता या विद्यमान रहती है और विचारक उसे जानता है। तो समस्या किसे कहते हैं? समस्या एक तरीके से एक चुनौती है। एक परिस्थिति का सामना करने के लिए हम, समस्याएं तो अनगिनत हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन उसके समाधान क्या हो सकते हैं? ये विधि एक इस प्रकार की विधि है कि जिसमें समस्याओं के साथ में उसका समाधान भी प्रस्तुत किया जाता है। और समस्या समाधान विधि के जो सोपान हैं, वो किस प्रकार से हम किसी भी समस्या का समाधान करते हैं, उस सोपान के बारे में नंबर 1, समस्या की अनुभूति। जब तक व्यक्ति समस्या की अनुभूति नहीं करेगा, जब तक वो ये नहीं समझेगा कि ये समस्या मेरी है, तब तक वो उसका समाधान ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा। क्योंकि समस्या तभी होती है जब व्यक्ति को उसमें कठिनाई, परेशानी महसूस होती है, तभी जाकर के वो समस्या बनती है। और गांधी जी ने एक उदाहरण है, बेकारी की समस्या को हम लेकर के देखें, उसमें हम ये रख सकते हैं कि अपने, गांधी जी ने कहा था, अपने देश में जो गरीबी है और बेकारी है, उसे देख करके मुझे रोना आता है। गांधी जी किस समस्या को देख करके हम देख रहे हैं, दुखी हो रहे हैं? गरीबी और बेकारी को, जीवन स्तर का न्यून होना किस समस्या के कारण हो रहा है? ये बेकारी के कारण हो रहा है। इस प्रकार से इस समस्या का हम प्रस्तुतिकरण फिल्म के माध्यम से, प्रश्नोत्तर के माध्यम से आदि हम कर सकते हैं। समस्या अभिसूचन, जब एक समस्या का ये निर्धारण हो जाए कि हम किस समस्या का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे कि एक उदाहरण हमने देखा कि बेकारी की समस्या, तो हम ये कहेंगे बच्चों के सामने, आज हम बेकारी की समस्या के कारणों व उनके समाधान के बारे में हम ज्ञात करेंगे कि किस प्रकार से इस बेकारी की समस्या को दूर किया जा सकता है। तीसरा स्टेप है समस्या की व्याख्या। समस्या बेकारी की समस्या है तो उस बेकारी की समस्या की हम व्याख्या करेंगे। और बेकार शब्द का अर्थ क्या है, बेकारी के क्या प्रकार हैं, बेकारी के स्वरूप की विवेचना करना। इस सोपान में समस्या से संबंधित जितने भी शब्द हैं और पक्ष हैं, उनका हम वर्णन करते हैं। नंबर 4, समस्या का विश्लेषण। समस्या का विश्लेषण हम करते हैं, जिसमें इस सोपान में समस्या के कारणों का पता लगाया जाता है, किन कारणों से ये समस्या फैली है। जैसे कि बेकारी की समस्या है तो जनसंख्या वृद्धि के कारण है, छोटे व बड़े कुटीर उद्योगों का पतन हुआ है, कंप्यूटर का व्यापक प्रयोग हुआ है, शारीरिक श्रम को हीन समझा जाने लगा है, इसलिए यह समस्या आई है। तथ्यों का संकलन, समस्या के संबंध में दिए गए कारणों के बारे में हम तथ्य एकत्रित करेंगे। जनसंख्या कितनी वृद्धि हुई है, कुटीर उद्योगों की स्थिति वर्तमान में क्या है, कंप्यूटर का लोग कितना जो है उपयोग कर रहे हैं, शारीरिक श्रम के प्रति लोगों में कितने प्रतिशत लोगों में हीन भावना आई है। इस प्रकार तथ्यों का संकलन करके जो कारण हमने बताए थे उनको देख करके इसमें हम ज्ञात करते हैं कि एक्चुअल में समस्या जो स्थिति बताई गई है उसके कारण सही है या नहीं है। परिकल्पना का निर्माण, समस्या के कारणों के आधार पर ही उसका हम संभावित समाधान सोचते हैं कि समस्या के क्या संभावित समाधान हो सकते हैं। जैसे कि बेकारी की समस्या है तो उसके समाधान में परिवार नियोजन से जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है, जिसमें आगे के वर्षों में बेरोजगारी को रोका जा सकता है। क्रियात्मक पक्षों पर बल देने के अधिकतर कार्य करने की जो चीजें हैं, कुटीर उद्योग है, उनको किए जाने पर जोर देने की बात है। गांवों में बिजली पहुंचाकर छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। परिकल्पना की जांच, प्रत्येक समाधान पर विचार विमर्श करते हैं और समाधान पर तार्किक विवेचन करते हैं कि इस समस्या के जो समाधान है वो अभी हमने परिकल्पना के निर्माण में जो बताए थे वो जांच करते हैं कि वो सही है या नहीं है। अगला, सही समाधान का सत्यापन, यदि जो समाधान बताए थे और वो उसी प्रकार से समाधान सही आ रहे हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि परिकल्पना सत्य है, और यदि समाधान उसके विपरीत आ रहे हैं तो हम कहेंगे परिकल्पना गलत है। अर्थात जो समस्या का समाधान बताया था
और उसी के अनुकूल यदि पाया जाता है तो परिकल्पना स्वीकृत हो जाती है, उसके अनुकूल नहीं पाया जाता है तो परिकल्पना अस्वीकृत हो जाती है। और लास्ट में अंतिम निर्णय हम देते हैं। अंतिम निर्णय में यह देते हैं कि इसके अंतर्गत समाधान में हमने परिकल्पनाएं 4 बनाई थी, 4 में से 2 परिकल्पनाएं समस्या के समाधान में हुई। तो अंतिम निर्णय में लिखते हैं कि इन 2 जो परिकल्पनाएं हैं इनके माध्यम से हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस प्रकार से निर्णय में लिखते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं समस्या समाधान विधि की, चिंतन प्रक्रिया का ज्ञान कराती है। ये छात्र स्वयं क्रियाशील होते हैं इसके अंतर्गत। ये एक तरीके से जनतांत्रिक विधि है कि सभी बच्चे जो है आपस में उस समस्या के बारे में सोचते हैं, क्रियाशील होते हैं, कैसे इसका समाधान किया जा सकता है। अध्ययन में रुचि लेते हैं छात्र जो है, क्योंकि स्वयं क्रियाशील होने के कारण खुले मस्तिष्क से समस्या पर विचार करते हैं। इसकी कुछ सीमांकन है। समस्या का समाधान उच्च मानसिक स्तर के व्यक्ति ही कर सकते हैं। निम्न स्तर के मंदबुद्धि बालक कोई जटिल समस्या उसका समाधान नहीं कर सकते। समस्या का वास्तविक हल ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बालक जो है समस्या का काल्पनिक रूप में ही हल ढूंढते हैं, जबकि समस्या का वास्तविक हल हम ढूंढने में कठिनाई महसूस होती है। समस्या के अलावा अन्य प्रकरणों में उपयोगी नहीं है। जो समस्या के टॉपिक है उन्हीं के ही समाधान में उपयोगी है। तथ्य एकत्रित करना मुश्किल होता है, क्योंकि किसी भी समस्या के समाधान के लिए बिना तथ्यों को हम उसका समाधान प्रूफ सहित नहीं मानते हैं। इसलिए समस्या का समाधान तथ्यों के माध्यम से करना बहुत कठिन होता है, काफी समय भी लगता है, पैसे भी लगते हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे कि समस्या का समाधान सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है, उसका विशेषज्ञ ही उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो समस्या समाधान विधि के बारे में जो है हमने अभी बहुत सारी चीजों को, पक्षों को देखा, और एक सोपान के माध्यम से ही किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। यदि स्टेप से हम नहीं चलेंगे तो समस्या का समाधान नहीं